चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। इस बार भी शायद इसके डेरिवेशन को पूछा जाए। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कोटि की अपक्रिया के लिए वेग समीकरण को फाइंड कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की। इस समीकरण को फाइंड करने से पहले हम जान लेते हैं क्या होता है प्रथम कोटि की अपक्रिया। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या होता है प्रथम कोटि की अपक्रिया। प्रथम कोटि की अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें अपक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। चलिए इसके डेफिनेशन को हम लिख देते हैं जिससे हमारे व्यूअर को आसानी हो। तो देखते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया का डेफिनेशन। वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया की दर या वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात, यहाँ पर शून्य कोटि की अपक्रिया को इसी से डिफरेंस किया जा सकता है। वहाँ पर शून्य घात के समानुपाती होता है, यहाँ पर प्रथम घात के समानुपाती होता है को हम कहते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया। मान लो कोई रिएक्शन अपक्रिया इस प्रकार होती है, ए उत्पाद में कन्वर्ट होता है, तो जो वेग होगा रेट ऑफ रिएक्शन, वेग अपक्रिया की जो वेग की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होगा, प्रथम घात के समानुपाती होगा। अर्थात प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए जो वेग होता है केवल एक पदार्थ की सांद्रता के समानुपाती होता है। अब मान लो कोई अपक्रिया है, माना कोई जनरल रिएक्शन ए उत्पाद है जिसकी प्रारंभिक मोलर सांद्रता ए है तथा टी समय पश्चात जो x मोल सांद्रता क्रिया करती है। माना इस रिएक्शन में अभिकारक A की प्रारंभिक सांद्रता A है तथा आफ्टर टी टाइम यानी टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता A-x बचती है। अर्थात टी समय में अभिकारक की x मोल सांद्रता क्रिया करती है। अभिकारक की x मोल क्रिया करती है। जनरल भाषा में हम इसको लिख सकते हैं अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता हो जाएगा A तथा टी समय में सांद्रता हो जाएगा A-x। चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन अपक्रिया का वेग समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के, तब टी समय में वेग टी समय
पर वेग हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी समानुपाती ए माइनस एक्स, ये हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स, जहाँ के वेग स्थिरांक है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं डी एक्स अपान ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। अब इसका हम समाकलन करने पर समाकलित कर देते हैं तो ये हो जाएगा -2.303 log a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी, जहाँ सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब विशेष स्थिति की बात करते हैं। जब हमारा t 0 हो तो x भी 0 हो जाएगा, तो इनकी वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें तो हो जाएगा c इज इक्वल टू -2.303 log a, क्योंकि यहाँ पर t 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो log a बचेगा -2.303 log a। अब c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं -2.303 log a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी -2.303 log a। इसको पुट कर देते हैं। के टी को उधर ही रखते हैं, -2.303 log a को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2.303 log a माइनस 2.303 log a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। हम जानते हैं log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बटे n, ये होता है। तो उसी के तर्ज पर इसको हम पहले 2.303 को कॉमन कर लें। 2.303 log a अपान a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। अब हम k की वैल्यू निकाल लें। k इज इक्वल टू 2.303 अपान t log a अपान a माइनस एक्स। यही प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। ये जो एक्सप्रेशन है ये न्यूमेरिकल को हल करने में भी यूज होता है, इसका बहुत ही उपयोग है। यदि यहाँ पर हम ले प्रारंभिक सांद्रता हो जाएगा a इज इक्वल टू हम a 0 कर दें तथा अंतिम सांद्रता a माइनस एक्स को a से डिनोट कर दें तो इक्वेशन होगा k इज इक्वल टू 2.303 log a 0 अपान a पॉइंट t। इस रूप में हम समाकलित वेग समीकरण को लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अभिक्रिया की अर्धायु काल। अभिक्रिया की अर्धायु काल वह काल होती है जिसमें
अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता का आधा यूज हो जाता है। किसी अभिक्रिया के अर्ध पूर्ण होने में जो समय लगता है उसी को हम अभिक्रिया की अर्धायु काल कहते हैं। तो चलिए इसके डेफिनेशन को लिख लेते हैं तथा इससे संबंधित एक्सप्रेशन को अभिक्रिया के अर्ध पूर्ण होने में लगा समय अभिक्रिया की अर्धायु काल कहलाता है। इसे हम टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए हमारे पास है K इज इक्वल टू 2.303 log A अपान A माइनस एक्स टी, ये हमारे पास है। और हम जानते हैं किसी अभिक्रिया के अर्ध पूर्ण होने में अर्थात अभिक्रिया की अंतिम सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो हम x के स्थान पर A अपान 2 पुट कर सकते हैं। दूसरी बात A माइनस एक्स के स्थान पर भी हम A अपान 2 रख सकते हैं। यही अभिक्रिया के अर्धपूर्ण होने की शर्त को होल्ड करते हैं। हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। K इज इक्वल टू 2.303 log A ऐसे ही रहेगा A माइनस A/2, x के स्थान पर हम A/2 पुट कर दें। या सीधा हम A माइनस एक्स के जगह पर A/2 पुट कर दें तो भी वही आ जाएगा अपान टी। यहाँ पर अर्धायु यानी टी हाफ लिख सकते हैं। 2.303 log A 2A माइनस A अपान 2, तो ये हो जाएगा 2.303 log A अपान A बटे 2, तो यानी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमें ये फाइंड हुआ। इसके बाद 2.303 ये log 2 की वैल्यू हो जाएगा 0.302 नहीं 30 इतना अपान टी हाफ। इसको हम लिख सकते हैं टी हाफ इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.693 अपान के। तो दोस्तों हमें मिल गया अर्धायु काल 0.693 अपान के। यही अभिक्रिया की अर्धायु काल है। इस एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि जो अभिक्रिया की अर्धायु काल है वो अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है।